गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम आगे पढ़ेंगे अपना आव्यूह के सहखंडज और आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। यानी पहला काम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, दूसरा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो आज से दोनों लैंग्वेज में सीखेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिससे जिस लैंग्वेज में समझ में आए वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। फिर सबसे पहला काम हम देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स या आव्यूह का सहखंडज कहो, दोनों एक ही चीज़ है। आपने सहखंडज निकालना पहले सीख लिया है, ठीक है। कोफैक्टर कहते थे जिसको हम लोग, तो वो हम लोगों ने पीछे सीखा था कोफैक्टर्स। उसमें क्या करते थे, -1 की पावर 1 + 1 इंटू A11, इस तरह से पहला अवयव दूसरा अवयव ये निकलते थे। तो जैसे कि मान लो ये एक सारणिक है आपके पास, A बराबर ये A11 A12 इस तरह से अवयव हैं। तो अगर इसका आपसे कहूँ मैं कि सहखंडज निकालो सभी के, यानी सभी के कोफैक्टर्स निकालो, तो आप पहले इसका पहले एलिमेंट का यहाँ पर निकालोगे A11, दूसरे का यहाँ पर निकालोगे, तीसरे का यहाँ पर निकालोगे। ऐसे ही हर अवयव का हर एलिमेंट का निकाल कर क्या करोगे, यहाँ रख दोगे। ठीक है, ये रख दिया आपने। उसके बाद इसी को क्या कह सकते हो आपकी, हमने क्या कर दिया है, अब निकाल दिया है सहखंडज, निकाल दिया है आव्यूह का, या कोफैक्टर निकाल दिए हैं आव्यूह के, सभी अवयवों के निकाल दिए हैं, सभी एलिमेंट्स के निकाले। ठीक है, तो ये कह सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि जो एडजॉइंट होता है मैट्रिक्स का, इंग्लिश में भी आपको एडजॉइंट ही लिखना है, हिंदी में भी एडजॉइंट ही पढ़ोगे, लेकिन ध्यान रखना कि एडजॉइंट सहखंडज को कहते थे हिंदी वाले। इंग्लिश वालों को तो सिर्फ एडजॉइंट है तो एडजॉइंट ही यहाँ भी पढ़ना है, आगे भी। कहाँ, जब आप इसका आव्यूह का सहखंडज निकालोगे ना, उसको एडजॉइंट ए कहते हैं, याद रखना। ठीक है, एडजॉइंट ए कहते हैं। और एडजॉइंट ए क्या होता है, इन सभी अवयवों के सहखंडज यानी जो कोफैक्टर्स हैं उनका अगर परिवर्त यानी ट्रांसपोज कर दो आप, ट्रांसपोज मतलब ये डैश वाला जो होता है या टी से दिखाते हैं, वो कर दो, तो उसको ही क्या कहते हैं, एडजॉइंट ए कहते हैं। ये पहला हमारा टॉपिक है, इसको ज़रा अच्छे से समझो। बाकी इंग्लिश वालों के लिए ये है, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए ये दिया है, और आगे ये भी दिया है, ये सब वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस देखना चाहो तो देखो, यहाँ लिखा भी है इंग्लिश वालों के लिए कोफैक्टर्स कहते हैं, AIJ को कहा था। और एडजॉइंट ए क्या होता है, इसको ADJ से दिखाते हैं। तो ये तो खाली चीज़ें हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं। आव्यूह का संकर्षण या एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हमको एक मैट्रिक्स ये दिया है, आव्यूह दिया है ये, इस तरह से हमने एडजॉइंट ए निकाला, तो वो क्या होगा, इसके हर एक अवयव का क्या निकालोगे आप, सहखंडज या कोफैक्टर निकालोगे A11 ऐसे, और उनको एक जैसे रख दोगे, जो जहाँ पर है उसकी जगह पर रखोगे। उसके बाद उसका आपने डैश करना है, ये यहाँ पर समझ रहे हो, ट्रांसपोज करना है, या इसको क्या कहेंगे, परिवर्त हिंदी में, और इंग्लिश में ट्रांसपोज। ये अगर आप कर दोगे तो ये जो आएगा, फिर सारी जो पहली वाली रो है वो पहले कॉलम में आ जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में। ठीक है, ऐसे आ जाएंगी। तो इसी को क्या कहते हैं, एडजॉइंट ए कहते हैं। ये आपको सीखना है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा, काफ़ी लंबे समय तक का आपको यूज होने वाला है आने वाले टाइम में, अगले साल में भी और इस साल भी। ठीक है, समझ गए होगे, आसान है। तो यार डायरेक्ट याद रख लो कि ये सारे एलिमेंट हैं, इन सब का जब हम कोफैक्टर सिंगल सिंगल निकालेंगे A11 A12 करके, तो रखते वक्त हम लोग ऐसे रखेंगे इसको सीधे में, A11 A12 A3 ऐसे, 21 वाले ऐसे, 31 वाले ऐसे रखते वक्त, बस इतने से समझ जाओगे, बाकी ये डेफिनेशन याद रख लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, उदाहरण 23वां, ए बराबर इतना है, इसका सहखंडज निकालना है। यानी इसका सहखंडज मीन्स क्या है, जैसे कि इंग्लिश में फाइंड एडजॉइंट ए बराबर ये दिया है, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए ये रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हम इसके सारे के सारे कोफैक्टर्स या सहखंड निकालेंगे। जैसे A11 निकालेंगे तो -1 की घात 1 + 1, इस वाले अवयव के लिए निकाल रहे हैं, तो इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा दोगे, रो कॉलम को, तो बचेगा जो 4, उसको यहाँ, ये -1 की पावर 1 + 1 प्लस ही होता है, बराबर 4 आ गया। उसके बाद A12 निकालोगे तो इसके लिए निकाल रहे हो, इससे बनने वाली कॉलम और रो छिपा दोगे, बचेगा 1, और 1 लिख दोगे। -1 की घात 3 जो होता है, 3 जो होगा ये -1 होगा, और माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और 1 -1 हो जाएगा। ऐसे A21 भी निकालोगे, इसके लिए कॉलम इस और ये छिपाओगे, 3 आएगा, और -1 की पावर 2 + 1, फिर सॉल्व करने पर ये माइनस यहाँ से और -3, ऐसे A22 निकाल दिए। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है, आप क्या करोगे, आपको पता है कि A11 A12 A21 A22 और इसका डैश ऐसे लिखा है। पहले मैं शुरुआत के क्वेश्चनों में ऐसे कर रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चनों में सीधे इनको हम क्या करेंगे, जो ये कॉलम के इनको ऐसे करके और इसको ऐसे करके लिख देंगे, तो सीधे आ जाएगा।
ठीक है, तो हमने यहाँ रखे सारे एलिमेंट और उसके बाद इसका डैश कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, परिवर्त निकाल दिया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और यही हमारा उत्तर हो गया आंसर। दिस इज द, समझिए आसान है। अगले बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए 23वां आ चुका है आपको। अब आपके लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रमेय दी गई है। प्रमेय मतलब इंग्लिश में थ्योरम कहेंगे इसे, थ्योरम। 5 थ्योरम है, प्रूफ नहीं करना है इनका, सॉल्व नहीं करना है इनको, हल नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है, कहने का मीन्स खाली बस आपको याद रखनी है और इनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहली थ्योरम क्या है कि अगर एक आव्यूह या मैट्रिक्स ए है, उसको अगर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए से ए को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों ही बराबर होते हैं। और तीसरा ही किसके बराबर होते हैं, ये सारणिक ए यानी जो आपका क्या है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होते हैं। पहला ही है। दूसरी ये है थ्योरम। दूसरी थ्योरम से पहले ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। पहले मैं इनको सबको दिखा देता हूँ आपको, मैंने कहाँ लिखा है। ये इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश के लिए अभी समझा दूंगा। ये रहा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर इंग्लिश वाले थ्योरम 1 लिख लेना, और ये बराबर होते हैं हमने कहा। दूसरा देखिए, एक वर्ग आव्यूह यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा ए, वो अव्युत्क्रमणीय है। अभी हमें पढ़ना है टॉपिक क्या, व्युत्क्रमणीय है, लेकिन पहले हमें अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय दोनों के बारे में जानना होगा, ठीक है। व्युत्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर, अव्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर। अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, तो उसको हम सिंगुलर या अव्युत्क्रमणीय कहेंगे। इसका मतलब व्युत्क्रम होगा नहीं है का, अव्युत्क्रमणीय का मतलब व्युत्क्रम नहीं होगा। दूसरा, अगर वो नॉन सिंगुलर हो या व्युत्क्रमणीय हो, तभी उसका व्युत्क्रम होगा, और उसके लिए मॉड ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं व्युत्क्रमणीय यानी आपका इन्वर्स वाला, उस टॉपिक के अंदर यानी नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, उसे अव्युत्क्रमणीय होना। उसके लिए उसको उसका जो डिटर्मिनेंट यानी आप जो उसका सारणिक निकालोगे वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ऋणात्मक नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव धनात्मक आ सकता है। समझ गए, ये 2 चीज़ें याद रखनी होंगी। फिर है दूसरी प्रमेय। इसमें क्या है, यदि ए और बी दोनों ही एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, एक ही उनकी कोटि भी समान होनी चाहिए, ध्यान रखना। ए जो है और बी जो है अगर 2 गुणा 2 का है तो ये भी 2 गुणा 2 का हो। और दूसरा, अगर ये दोनों ही व्युत्क्रमणीय हो, ए भी व्युत्क्रमणीय हो यानी मॉड ए जो है वो 0 ना हो, और बी भी व्युत्क्रमणीय हो यानी मॉड बी वो भी 0 ना हो। और इसका तो तब क्या होगा, कह रहा है कि जो ए गुणा बी करके, जो दोनों को गुणा करने के बाद एक मैट्रिक्स आव्यूह आएगा, और बी गुणा ए करके भी जो आव्यूह या मैट्रिक्स आएगा वो भी उसी कोटि का होगा। ये 2 गुणा 2 का थे तो ये भी 2 गुणा 2 का होगा, और ये भी व्युत्क्रमणीय होगा। यानी टोटली ऐसे समझो, ए और बी अगर दोनों व्युत्क्रमणीय हो यानी नॉन सिंगुलर हो, तो ए बी और बी ए भी व्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर ही होंगे। समझिए, आ सकता है पेपर में। हाँ, अगला, अगर आप ए गुणा बी का डिटर्मिनेंट यानी सारणिक निकालो, या सिंगल सिंगल दोनों का सारणिक निकाल के गुणा करो, दोनों ही बराबर होते हैं हमेशा। आप ऐसे करके निकालोगे फिर गुणा करोगे, या पहले गुणा करके फिर निकालोगे, तो उत्तर हमेशा आंसर जो होगा वो दोनों इक्वल आएगा। समझ गए, तीसरी पेपर में थी, तीसरी थ्योरम थी। इसके बाद एक एडजॉइंट ए का अगर आपने क्या निकालना हो, डिटर्मिनेंट निकालना हो सारणी, तो वो ए के सारणी की घात n-1 होता है। n क्या होगा, जो ये ए है, ए आपका या तो 2 गुणा 2 का आव्यूह होगा या 3 गुणा 3 का। तो n की जगह अगर 2 गुणा 2 है तो 2 रखोगे, 3 गुणा 3 है तो 3 रखोगे। जैसे हमने माना कि ए एक 2 गुणा 2 का आव्यूह है, तो आपने n की जगह 2 रखना है। तो अगर आपको एडजॉइंट ए का मॉड निकालोगे, मॉड नहीं सारणिक निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो कहेगा, तो इस फॉर्मूले में रखोगे और ऐसे करके आपका मॉड ए के बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अगला फोर्थ है आपकी थ्योरम या प्रमेय कि एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रमण का अस्तित्व होगा यदि वो व्युत्क्रमणीय हो। ये तो नॉर्मल चीज़ है। ए का इन्वर्स कब आएगा, जब ए व्युत्क्रमणीय हो, या इसी को क्या बोलते थे हम, नॉन सिंगुलर। जब ए नॉन सिंगुलर यानी मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, तभी इसका व्युत्क्रम होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों कहा ऐसा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स या ए का व्युत्क्रम का, होता है 1 सारणिक ए, डिटर्मिनेंट ए कहेंगे, या एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी अगर मान लो कि ये वाली चीज़ अगर 0 हुई, तो बट्टे में अगर 0 आएगा तो ये इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो ए इनवर्स इन्फिनिटिव यानी इसका अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी ए ये अगर जब नीचे वाला 0 नहीं होगा, तभी तो कुछ ना कुछ उत्तर आएगा इसका।
इसीलिए कह रखा है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला, और ये जीरो नहीं होता है तो उसको नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, तब ये कहा गया है, ये फॉर्मूला भी याद रखना। अब जरा इंग्लिश वाले, ये तो हिंदी वालों के लिए तो बना है, इंग्लिश वाले कैसे करेंगे उनके लिए बता देता हूँ। ये रहा आपकी थ्योरम वन। थ्योरम वन से देखते हैं, यहाँ से लिखना है आपको पहला नोट्स। इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी आई अगर ए अगर आपका 3x3 का या 2x2 का है तो आई भी आपको 2x2 या 3x3 का ही बनाना पड़ेगा, जिसका होगा उसी का। एक तो ये लिखेंगे। दूसरा, इसके बाद उनका काम ये है, जो दो डेफिनेशन है मैंने लिखाई थी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिंगुलर जब मॉड ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दूसरा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद थ्योरम 2 पे ये लिखना है, जब ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर हों सेम ऑर्डर के तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होंगे सेम ऑर्डर के। थ्योरम 3, इसमें क्या करोगे आप कि जो डिटर्मिनेंट, इसकी जगह सिर्फ आपने इतना लिखना है बस, ये फालतू की चीज़ मत लिखना पूरी लैंग्वेज। क्या, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए का, बी का और एक ए बी का। और ये हमेशा क्या होंगे, जहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी आपका वर्ग आवी होना चाहिए, 2 × 2 3 × 3 ही होना चाहिए, 2 × 3 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे चैप्टर शुरू हुआ तो वो हट गया, इतना लिखना है। उसके बाद थ्योरम 4 पे आपने ये लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब वही इन्वर्स होगा उसका, कब, जब ए नॉन सिंगुलर, यानी मॉड ऑफ ए 0 के इक्वल ना है। एक ये उतारना है। ठीक है, उसके बाद 5वीं थ्योरम भी मैं जो मैंने बताई है, फार्मूला तो सभी के लिए सेम ही है, ये तो सभी को लिखना ही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 24। आप क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट कर लेते हैं उदाहरण जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज कल करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को घर से दे दूंगा, तो मेहनत से काम करना है, आज का काम ज़्यादा है। ठीक है, तो उदाहरण 24वां क्या कह रहा है, एक वस्तु ये आपको एक मैट्रिक्स दी है, आपसे कह रहा है सत्यापित कीजिए, यानी आपको दिखाना है वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। एक तो इसको दिखाना है बराबर। ठीक है, दूसरा ए इनवर्स इक्वल टू निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तभी इसको दिखा पाओगे। और ए इनवर्स में भी आपको पता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे भी एडजॉइंट ए चाहिए, यानी 2 जगह के लिए चाहिए, तो हमने शुरू में एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको पता है कि आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यानी आपको सहखंडज निकालने पड़ेंगे ऐसे, फिर उनको रखना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हमने यही काम किया, A11 निकाला, A12 A13 A21 A22 ऐसे ये सारे निकाल दिए, A32 A31 सब निकाले। फिर एडजॉइंट ए ये निकालना आपको आएगा, हाँ ये मैंने कराया है पीछे, तो अब मैं इसको कर दिखा नहीं रहा हूँ बार बार, आप देख लेना आंसर क्या क्या सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। सब निकाल लिए। फिर एडजॉइंट ए इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला होता है A11, सीधे में लिखोगे तो डैश लगाना पड़ेगा ऊपर ट्रांसपोज, मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखा है, सीधे ऐसे लिख दिए हैं, तो तीनों की जगह ऐसे रख दे, A11 A12 और A13 ऐसे लिखे हैं, A21 A22 A23 और A31 A32 A33, तो ऐसे लिख दिया, तो सीधे ही मैंने ट्रांसपोज पहले से कर रखा है। जो भी वैल्यू निकाली वो सारे रख दो, 7 है ये पहला वाला, रख दिया, तो ये एडजॉइंट ए निकल गया। अब आपको पता है कि जब आप पहला वाला वेरीफाई कर रहे हो तो आपको मॉड ऑफ ए भी चाहिए डिटर्मिनेंट ए, और जब इसको निकालोगे तो इसमें भी फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट ए होता है, तो उसको भी मैं यहीं पे निकाल चुका हूँ। डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो पहले वाले रो को लेके करो, ठीक है, पंक्ति को लेके 1 लोगे तो ये और ये छिपेंगे, जो बचे वो लिख दिए। फिर उसके बाद -3 लोगे तो ये छिप गए, जो बचे वो लिख दिए। उसके बाद 3 लोगे तो ये छिप गए और जो बचे उसको लिखो। बाकी इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आया। 1 आने का मतलब ये 0 नहीं आया, इसका मतलब पहली बात तो 1 आया, तो पहले वाले में तो यहाँ 1 रख लेंगे। जब इसको निकालेंगे तो इसके लिए क्या कहा था आपसे कि जो ए इनवर्स है, जो आपका ये डिटर्मिनेंट ए है, वो 0 नहीं आना चाहिए, यानी वो नॉन सिंगुलर आना चाहिए या व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। बाकी इंग्लिश वाले लिखेंगे हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट, ताकि इनवर्स निकाल सकेंगे। अब यहीं पे अगर डज नॉट एक जगह 0 आया था
तो आप लिखते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब इनवर्स आता ही नहीं। समझ रहे हो? ऐसा ज़रूरी नहीं कि इनवर्स निकालो कहाँ है तो हमेशा आएगा, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए ही 0 आ जाएगा तो ये नहीं आएगा। समझ रहे हो? जब होगा लिखा है, जब होगा तभी आगे करना है, ठीक है। तो अब पहला पार्ट ये वाला, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ये दिखाना है, तो आपने इस ए की जगह रख दी वैल्यू, एडजॉइंट ए की रख दी, इसकी वैल्यू रख दी 1 आई है, आई की जगह 3 गुणा 3 का चल रहा है तो हमने ये यहाँ पे 3 गुणा 3 का लिखा। फिर ये गुणा करना है, इनको इससे करेंगे, इसको दूसरे वाले से करोगे, इसको तीसरे वाले से करोगे, ठीक है। उसके बाद इसको पहले वाले से करोगे, इसको दूसरे वाले से करोगे, और इसको तीसरे वाले से गुणा करोगे। सारे मल्टीप्लाई कर लेना आप, इतना तो अब आ ही गया होगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 आ जा रहा है, यहाँ 0 0, यानी ये और ये बराबर आ जा रहे हैं, तो पहला पार्ट तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट ए इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स इक्वल टू 1 मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ऊपर निकाला है रख दिया, और मॉड और ये डिटर्मिनेंट ए तो 1 है, तो 1/1 लिखोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए ए इनवर्स जो है वो भी इतना ही आएगा। ये आंसर हो गया दूसरा। समझ गए? आसान सा है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है बारी 25वें एग्जाम्पल की। क्या लिखा है? ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, तो आपसे कह रहा है कि वेरीफाई करो, यानी सत्यापित करो, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स से इनवर्स। ये मैं पीछे मैट्रिक्स में ही पढ़ा चुका हूँ, यहाँ के करने के तो कह रहा है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ए बी इनवर्स निकालना है आपको। आपको पता है कि जब हम इनवर्स निकालते हैं तो यहीं पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहली बार कि 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहला काम आपने निकालना है ए गुणा बी, ये निकालोगे। फिर ए बी इनवर्स निकालने के लिए इसके लिए फिर से आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ऐसे बी के लिए भी, ऐसे ए के लिए भी। करते हैं, बहुत लंबा सा काम है, बाकी इंग्लिश वालों के लिए ये है, ठीक है। करते हैं, ये रहा। तो सबसे पहले ए इंटू बी निकाला, ए रख लिया, बी रख लिया, मल्टीप्लाई किया इसको इससे ऐसे करके, तो हमने ए इंटू बी ये निकाल लिया, ठीक है। ये निकाल दिया ए बी। अब आपको इस ए बी के लिए निकालने पड़ेंगे सारे इसके क्या, सहखंडज या कोफैक्टर। तो निकालोगे फिर, -1 की घात ये इसके लिए निकाल रहे हो तो छिपेंगे, ये आएगा, और ये सब मैंने करना सिखा दिया है तो ये निकाल लोगे। फिर एडजॉइंट ए निकाल रहे हो तो आपको पता है कि अब हम ऐसे लिखते हैं A11 A12 और A21 A22, इनकी जगह वैल्यू रख दी, तो ए बी एडजॉइंट ए बी है, हाँ यहाँ पर बी कर लेना, एडजॉइंट ए बी निकाल दिया। फिर डिटर्मिनेंट ए बी निकालना है आपको, तो डिटर्मिनेंट ए बी यानी आपने डिटर्मिनेंट लगा दिया, इन दोनों को दो वाला कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको, तो किया, इनको मल्टीप्लाई 14, इनको किया तो 25, तो वही -11 आया, 0 नहीं है, ये भी ए बी इन्वर्स से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ए बी आपने यहाँ बी कर लिया, तो ए बी इन्वर्स निकालोगे तो 1 मॉड ऑफ ए बी डिटरमिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, सब जगह ए बी आएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ रख दिया -11, यहाँ एडजॉइंट ए बी की जगह ये निकाला है, ये रख दिया। फिर आपने एक काम किया कि माइनस को अंदर ले गए, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे माइनस हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं ए के लिए और बी के लिए। तो ए के लिए अगर देखो आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स दिख रहा है ना, तो उसके लिए आप जब एडजॉइंट ए निकालोगे तो उसकी एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है कि इसका एडजॉइंट ए क्या आएगा, मैं इसका ए का लिख के दिखाता हूँ आपको करके। आपको क्या करना है, जो पहले वाला ये जो आपका डायगोनल है यानी विकर्ण है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको तो बदल देना है, यानी -4 इधर आ गया, 2 इधर, ये वाला, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। और जो ये बाकी बचे ना, ये बदलेंगे नहीं, वैसे रहेंगे, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी। देखो 4 -4 -3 -1 -2, तो आप अगर लंबा करके भी निकालोगे तो यही आया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सीधे। आप क्या करोगे, अब आपने सीख लिया कि इनको तो ऐसे लिख, इनको आपस में बदलना है, -4 और 2, और उल्टे वालों को रहने देना है वैसे ही, बस साइन चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, तो यही आएगा एडजॉइंट ए। आसान हो जाएगा ना एक काम आपका। दो ये सिर्फ 2 × 2 के मैट्रिक्स में मिलेगा, 3 × 3 में तो आपको ये सारे निकालने ही पड़ेंगे। एडजॉइंट ए निकाल दिया, मॉड ऑफ ए भी निकाल लोगे सीधे, यहाँ 2 चक्को -8 -3 3 तो -11 आ जाएगा। रखेंगे ए इनवर्स निकालोगे तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन 1 मॉड ऑफ ए, ये आया। फिर माइनस को अंदर ले गए यहाँ भी, तो ये प्लस प्लस ये माइनस हो गया, ये आ गया इनवर्स।
ठीक है, उसके बाद बी के लिए करते हैं। चलिए, तो बी ये है, एडजॉइंट बी क्या होगा, इनको आपस में बदल दोगे, 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा और इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस के हैं तो दोनों प्लस के हो गया। मॉड ये डिटरमिनेंट बी निकाल रहे हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस हो जाएगा और माइनस वाला बाहर का वैसा रहेगा तो 1 आ जाएगा। फिर बी इनवर्स निकाल रहे हो तो 1/mod ऑफ बी, एडजॉइंट बी की जगह वैल्यू रखी और डिटरमिनेंट बी तो 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी जगह रखने का। उसके बाद फिर हम आए प्रूफ वाले हिस्से में, ये ए बी इनवर्स की जगह पीछे से रखा ए बी इनवर्स, बी इनवर्स अभी यहाँ निकाला था, ए इनवर्स ये निकाला है। फिर क्या किया, इसको तो ऐसे रहने दिया, इधर इसको आगे लिख दिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐसे करके मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है, सॉल्व किया, दोनों हिस्से बराबर, यानी ये प्रूव्ड हो गया। समझ गए? तो इतना काम अभी आपने करना है, बस इससे आगे मैं नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ, कल दूंगा इसके आगे क्वेश्चन, जितना आज सीखा है उसके भी कल दूंगा और कल नहीं करेंगे तो उसमें भी देख लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।